नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अटूट बंधन। भारी ट्रैफिक के बीच हिना जल्दी जल्दी वॉक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ियां आती जा रही थी। मन ही मन वह बड़बड़ा रही थी, हे भगवान, आप मेरे बारे में सब जानते हो। मैं और मेरी माँ किन हालातों से गुजर रहे हैं, फिर भी आपको मुझ पर दया नहीं आती। कम से कम आज मेरा इंटरव्यू क्लियर करवा देना प्लीज। दिमाग में यही विचार चल रहे थे कि उसी समय उसके पास से तेज गति में एक गाड़ी गुजरी और कीचड़ की छींटें उछलकर उसके कपड़ों पर गिर गई। यही होना बाकी रह गया था। सड़क के बीचों बीच खड़ी हिना जोर से चिल्लाई, लेकिन शायद अभी इतना ही काफी नहीं था। अचानक एक बड़ी सी गाड़ी आई और हिना उस गाड़ी से टकरा गई। चोट तो उसे नहीं लगी थी, परंतु गाड़ी से टकराने के कारण वह कीचड़ भरी सड़क पर गिर गई। हिना के गुस्से का कोई ठोर नहीं था। उसी समय कार के मालिक गाड़ी में से निकलकर बाहर आए और हिना को उठने में मदद करने लगे और फिर बोले, आई एम सॉरी बेटा, लगी तो नहीं? हिना, जिसके कपड़े पूरी तरह से खराब हो चुके थे, गुस्से से भड़कते हुए बोली, अच्छा, पहले तो आप जैसे अमीर लोग सड़क पर तेज गति से गाड़ी दौड़ाते हैं और फिर अगर राह चलते किसी को ठोकर लग जाए तो सहानुभूति दिखाने का नाटक करने लगते हैं। अगर लगी भी होती तो भी क्या, मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे कुछ पैसे ऑफर कर देते। नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे। बोलते हुए हिना सड़क पर गिरे हुए अपने सर्टिफिकेट उठाने लगी। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ बेटी, तुम्हारा ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? अंकल, शर्मिंदा होने से मुझे नौकरी तो नहीं मिल जाएगी ना? आपके कारण ही मैं इंटरव्यू नहीं देने जा सकी। जैसे ही हिना आगे बढ़ने लगी, तभी वह व्यक्ति बोले, मगर मेरी बात तो सुनो बेटी, कहिए क्या कहना चाहते हैं? हिना ने बड़ी बेरुखी से कहा। तो वह व्यक्ति बोला, मेरा नाम हरीश वर्मा है, यह मेरा विजिटिंग कार्ड है। हमारी कंपनी मेहनती एम्प्लॉयज की तलाश में है, यदि आना चाहो तो आ सकती हो। हिना ने मुंह बनाते हुए कार्ड लिया और वहां से चली गई। घर पहुंचकर जैसे ही हिना ने दरवाजे की घंटी बजाई, अमिता जी ने दरवाजा खोला। अरे हिना, ये क्या, तेरे कपड़े तो कीचड़ से सने हैं, तो ठीक तो है, और इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? तुझे तो इंटरव्यू के लिए जाना था ना? क्या बताऊं माँ, सब गड़बड़ हो गया। अपना पर्स और सर्टिफिकेट अपनी माँ के हाथ में थमाते हुए हिना बोली, आप तो जानती है सड़कों पर कितना ट्रैफिक है और बारिश के कारण सड़कों में गड्ढे भी पड़ गए हैं। मैं कंपनी में जाने के लिए रोड क्रॉस ही कर रही थी कि अचानक तेज रफ्तार से जाती एक कार ने मुझ पर कीचड़ उछाल दिया और तभी पीछे से एक और गाड़ी आई और टक्कर खाकर मैं सड़क पर गिर गई। अच्छा हुआ टक्कर ज्यादा जोर से नहीं लगी, वरना आज तो आपकी बेटी। कहते कहते हिना चुप हो गई, लेकिन अमिता जी परेशान होते हुए बोली, कहीं लगी तो नहीं ना बेटा? अरे नहीं माँ, परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। अंकल ने गाड़ी को बिल्कुल टाइम पर ब्रेक लगा दिया था। मुझे चोट तो नहीं आई, लेकिन नौकरी जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी आज भी नहीं मिल पाई। लेकिन बेटी, आखिर था कौन वो? उस आदमी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करानी चाहिए थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। नहीं माँ, गलती पूरी तरह उनकी भी नहीं थी। वह तो मैं ही कपड़ों के ऊपर कीचड़ लग जाने के कारण सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई थी। अंकल तो बहुत अच्छे स्वभाव के लग रहे थे, उन्होंने माफी भी मांगी। बस गुस्से में मैं ही उन पर भड़के जा रही थी। किसी कंपनी के मालिक हैं। जाते जाते वह अपना विजिटिंग कार्ड भी देकर गए हैं, पर्स में रखा है। हिना ने अलमारी में से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। हरीश जी गाड़ी से घर जाते हुए हिना के बारे में ही सोच रहे थे। जब वे घर पहुंचे तो उनकी पत्नी घर के गमलों को पानी दे रही थी। उन्हें देखते ही, क्या बात है मैडम, इस साड़ी में तो खूबसूरत लग रही हैं, नई खरीदी है क्या? वह मिस्टर वर्मा की ओर देखते हुए नाराजगी भरे स्वर में बोली, मुझे छेड़ने का कोई ना कोई बहाना तो आजमा ही लेते हैं आप। यह साड़ी 5 साल पुरानी है, आपने ही मुझे करवा चौथ पर गिफ्ट की थी। ना जाने ध्यान कहाँ रहता है आपका। अच्छा, आपसे एक जरूरी बात करनी थी, हमारे बेटे साहिल के रिश्ते के बारे में। नीता, कोई लड़की है तुम्हारी नजर में? हाँ,
नीता जी ने कहा, लड़कियां तो बहुत है, पर न जाने क्यों आपका बेटा साहिल शादी के नाम पर चिढ़ने लगता है। साहिल के मामा जी का फोन आया था। बता रहे थे कि उनकी नजर में एक लड़की है, उनकी वहीं रहने वाली है, बड़ा ही अच्छा परिवार है। यह बात सुनकर हरीश जी उत्साहित होते हुए बोले कि आज शाम को ऑफिस से घर आएगा तो हम सब लोग साले साहब के घर चलते हैं। लड़का लड़की मिल लेंगे, क्या पता साहिल को यह लड़की पसंद आ जाए। मैं उसको फोन करके बता देती हूँ। शाम को जाने का प्रोग्राम फिक्स हो गया। बेटी साहिल को फोन किया और बोली, बेटा आज शाम को जल्दी आ जाना, आज कहीं जाने का प्रोग्राम है। यह बात सुनते ही समझ गया। बोला, माँ आपको मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। अरे बेटा एक बार मेरी बात तो सुनो। नहीं माँ। जब ये बात हरीश जी को बताई तो वे बोले, नीता आज शाम को जब वो घर लौटेगा तो उससे इस विषय पर बात करते हैं। क्या पता वह किसी लड़की को पसंद करता हो। हाँ हो भी सकता है। रात को जब साहिल घर वापस आएगा फिर मैं बात करूंगी। नेताजी ने कहा। रात को हरीश वर्मा तो अपने निर्धारित समय पर खाना खाकर सोने चले गए, लेकिन जब उनकी मेड मोना नेताजी के लिए खाना लेकर आई तो उन्होंने खाना नहीं खाया और कहा, छोटे के साथ ही खाना खाऊंगी। वह सोच रही थी कि इस बहाने से उससे बात भी हो जाएगी, लेकिन इंतजार करते करते काफी देर हो गई। रात के 11 बज गए। साहिल ऑफिस से घर लौटा। उस समय नेताजी कुर्सी पर बैठी बैठी उनका इंतजार कर रही थी। साहिल ने आते ही कहा, आज फिर खाना नहीं खाया? मोना तुम्हें कितनी बार कहा है, माँ को ज्यादा देर तक भूखा मत रहने दिया करो, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल की मरीज है। अरे नहीं बेटा, मैंने उसे मना किया था। आज मेरा तुम्हारे साथ खाने खाने का दिल था। उसी समय मोना भी बोली, हाँ भैया, आज मैडम ने अपने हाथों से आपके लिए सब्जी बनाई है। यह सुनकर खुशी से उछल पड़ा और बोला, तो मैं एक चपाती ज्यादा खाऊंगा। रात काफी हो गई थी। नीता वर्मा ने अपने बेटे से कुछ न कहना ही उचित समझा था। हर रोज सुबह नियत समय पर सैर करने जाता था। आज सुबह जब वह सैर करके लौटा तो देखा उसकी माँ अभी कमरे से बाहर नहीं आई थी। वहीं माँ से मिलने के लिए उनके पास चला गया। देखा उसकी माँ उठ चुकी थी और किसी सोच विचार में घूम रही थी। क्या सोच रही हो माँ? ऐसा क्या देख लिया? मैं तेरे बारे में ही सोच रही थी। ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं, जरा देख कर बताओ कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। माँ जल्दी से तैयार हो जाइए और सबसे पहले खाना खा लीजिए। सेहत के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचती। लेकिन बेटा मेरी बात को टालने की कोशिश मत करो। जिंदगी में कामकाज के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। एक उम्र आने के बाद शादी तो करनी ही पड़ती है। तेरे मामा जी ने खूबसूरत और अच्छे परिवार की लड़कियों की तस्वीरें भेजी हैं। मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए नेताजी बोलती जा रही थी और जैसे ही मोबाइल से नजर हटाई और सामने देखा, साहिल जा चुका था। ना जाने इस लड़के को शादी के नाम से इतनी नफरत क्यों है। आज फिर मुझे चकमा देकर निकल गया। हिना आज फिर से इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसकी माँ अमिता जी उसके लिए दही शक्कर लेकर आई और चम्मच से उसे खिलाने लगी। दही शक्कर खाते हुए हिना बोली, अरे माँ, अगर यह दही शक्कर नौकरी दिला पाती तो इस दुनिया का कोई व्यक्ति बेरोजगार ना होता। कहते कहते हिना अपना पर्स और सर्टिफिकेट की फाइल उठाकर जल्दी से इंटरव्यू देने के लिए निकल गई और दोपहर को जब घर लौटकर आई तो उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। उसे देखते हुए अमिता जी बोली, कोई बात नहीं बेटी, निराश मत हो। जरूर कोई अच्छी नौकरी तेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन माँ, मुझे गुस्सा आता है जब कोई कम योग्यता का व्यक्ति सिफारिश के बल पर नौकरी ले जाता है। माँ, अगर इस महीने नौकरी नहीं मिली तो घर खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। काश तेरे पापा हमारे साथ होते तो तुझे नौकरी के लिए यूं दर दर भटकना ना पड़ता। आंखों में आंसू लिए अमिता जी ने कहा, कोई बात नहीं माँ, मेरी नज़र में एक और कंपनी है, वर्मा इंडस्ट्रीज। एक बार वहां जाकर देखती हूँ, शायद वहीं बात बन जाए। कहती हुई जैसे ही हिना
अपने पर्स में से सामान निकाल कर रखने लगी, उसी समय उसकी नज़र उस विजिटिंग कार्ड पर पड़ी और देखते ही वह हैरान रह गई और खुशी से चिल्लाती हुई बोली, अरे बाप रे, ये तो कमाल ही हो गया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे अरे, चिल्ला तो ऐसी रही है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। अब बताएगी भी क्या हुआ है? अरे माँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। जिनकी गाड़ी से उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वह वर्मा इंडस्ट्रीज के मालिक हरीश वर्मा जी। वर्मा इंडस्ट्रीज वही कंपनी है जहां मैं इंटरव्यू देने के लिए सोच रही थी। मैं भी कितनी पागल हूँ। यहाँ मैं दर दर भटक रही थी और उन्होंने तो मुझे सामने से जॉब का ऑफर दिया था। तभी अमिता जी हैरान होते हुए बोली, अरे बेटी, यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो वह एक बहुत अच्छे इंसान है, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। कहते कहते अमिता जी किसी सोच विचार में पड़ गई। अगले दिन हिना तैयार होकर वर्मा इंडस्ट्री जाने की तैयारी करने लगी। उसने एक खूबसूरत सा सलवार सूट पहना और हल्का सा मेकअप करके खुद को एक बार आईने में निहारा। तभी माँ टेबल पर उसका नाश्ता लगाकर कमरे में आई और बोली, अच्छी लग रही है बेटी, अब नाश्ता कर लो, कहीं देर ना हो जाए। और हाँ, ईश्वर का आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलना। तो हिना भगवान को माथा टेक कर अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, भगवान के साथ साथ मुझे आपका आशीर्वाद भी चाहिए, मुझे उसकी भी जरूरत है। तो अमिता जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। हिना के जाने के बाद अमिता जी एक गहरी सी सांस लेते हुए फिर से किसी सोच विचार में पड़ गई। करीब 1 घंटे का सफर तय करने के बाद हिना वर्मा इंडस्ट्रीज पहुंची तो उनके ऑफिस को देखकर वह हैरान रह गई। इतनी बड़ी कंपनी में उसे नौकरी मिलेगी या नहीं, यह सोचते हुए गेट से अंदर की ओर आई। तभी गार्ड ने उसका नाम, पता और आने का कारण एक रजिस्टर में लिखने को कहा। यह सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके जब हिना अंदर गई तो ऑफिस का माहौल देखकर दंग रह गई। वह देखकर हैरान होती है कि ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज पूरी चुस्ती के साथ काम कर रहे थे। थोड़ा सा हिचकिचाती हुई उसने रिसेप्शन से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं कि मिस्टर वर्मा का केबिन कहाँ है? तो वह कर्मचारी बोला, जी बिल्कुल, क्या आपने उनका अपॉइंटमेंट लिया है? तो हिना बोली, नहीं, लेकिन उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए मुझसे कहा था यहाँ आने के लिए। अच्छा ठीक है, कहती हुई मिस्टर वर्मा के केबिन का रास्ता बता दिया। लेकिन चलते चलते हिना भूल गई कि किस तरफ जाना है और वह राइट की बजाय लेफ्ट में मुड़ गई, जहां साहिल वर्मा का केबिन था। वहां जाकर पूछा तो एक कर्मचारी ने बताया कि मिस्टर वर्मा तो अभी अभी निकले हैं, आप कल आकर मिल लीजिएगा। तो हिना ने कहा कि सर, मैं बहुत दूर से आई हूँ, अगर हो सके तो आज मुझे उनसे मिलवा दीजिए। मैडम, यदि आप उनसे मिलना चाहते हो तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। जी, मैं इंतजार करूंगी, कहकर हिना केबिन के बाहर रखी चेयर पर बैठकर इंतजार करने लगी। करीब 3 घंटे बीत गए थे। थकावट के कारण कुछ देर के लिए हिना की आंख लग गई। इसी बीच साहिल वर्मा अपने केबिन में जाने लगा तो उसने देखा कि एक लड़की चेयर पर बैठे बैठे सो रही है। अचानक उसके पास जाकर बोला, देखिए मैडम, यह आपका घर नहीं है जो यहाँ बैठकर आराम करने लगी। अपने सामने खड़े युवक को इस तरह बोलता देख हिना भी गुस्से में आ गई और बोली, सुनिए मिस्टर, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हैं, लेकिन आप इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकते। मुझे कोई आराम फरमाने का शौक नहीं है। मैं बहुत दूर से आई थी, इसलिए थक चुकी थी और लगभग 3 घंटे से मैं मिस्टर हरीश वर्मा का इंतजार कर रही थी, जिस कारण मेरी आंख लग गई। और अगर कोई और मेरी जगह होता तो वह भी शायद ऐसा ही करता। जी नहीं, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। इतना कहकर साहिल वर्मा अपने केबिन में चला गया। कुछ देर बाद हिना को मिस्टर वर्मा के केबिन में जाने को कहा गया, लेकिन जैसे ही हिना गई तो सामने कुर्सी पर वही युवक बैठा था जो थोड़ी देर पहले उसे इतनी खरी खोटी सुनाकर गया था। उसे देखकर हिना सोच में पड़ गई, क्या यह वही है जिनसे वह मिली थी? कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई? तभी साहिल वर्मा ने कहा, जी कहिए,
क्या कहना चाहती हैं आप? तो हिना ने वही विजिटिंग कार्ड दिखाते हुए कहा, यह कार्ड मुझे मिस्टर वर्मा ने दिया था और यहाँ आने को कहा था। मुझे भी नौकरी की तलाश थी, इसलिए यहाँ चली आई। हिना की बात सुनकर साहिल वर्मा अचानक हंसने लगा और बोला, अगर आपको लगता है यहाँ पर ऐसे ही किसी को भी नौकरी मिल जाती है तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप मुझे अपना रिज्यूम दे दीजिए, अगर आपकी ज़रूरत होगी तो आपके पास फ़ोन आ जाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिस्टर हरीश वर्मा, जिनका तुम 3 घंटे से इंतजार कर रही थी, उनका केबिन ये नहीं है। अब तक वे अपने केबिन में ही बैठे थे। खैर, अब तो वे जा चुके हैं। यह सुनकर हिना स्तब्ध रह गई और सामने कुर्सी पर बैठे युवक का व्यवहार देखकर वह कुछ ऐसी हो गई कि उसका आत्मविश्वास कहीं गुमसा हो गया था। उसने कांपते हाथों से अपनी फाइल में से रिज्यूम निकालकर उसके सामने टेबल पर रख दिया और जैसे ही उठकर जाने लगी तो साहिल वर्मा ने रिज्यूम में देखते हुए कहा, काफी दूर से आई हैं, पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा और आजकल माहौल भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं ऑफिस की गाड़ी से आपके जाने का इंतजाम करवा देता हूँ। थोड़ी ही देर में एक कर्मचारी अंदर आया और बोला, सर, गाड़ी आ गई। रात के करीब 8 बजे हिना अपने घर पहुंची। देखा तो उसकी माँ बालकोनी में ही खड़ी थी और लगातार गेट की ओर निहार रही थी। हिना को देखकर उसकी जान में जान आ गई। क्या हुआ माँ, इतनी परेशानी क्यों है? अरे बेटा, मुझे तेरी चिंता सता रही थी, ऊपर से तेरा फोन भी नहीं लग रहा था और तू तो जानती है कि तेरे पापा के जाने के बाद कहते कहते अमिता जी रुआंसी हो गई। अरे माँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, छोटी बच्ची नहीं हूँ, कहते हुए हिना अपनी माँ के आंसू साफ करने लगी। अच्छा, जल्दी से फ्रेश होकर आ जा, खाना तैयार है। खाना खाते हुए अमिता जी ने बेटी से पूछा, अच्छा, यह तो बता कैसा रहा आज का दिन? ठीक ही था माँ। वहाँ मिस्टर वर्मा से बात हुई या नहीं पता नहीं माँ, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसलिए सोने जा रही हूँ। कहते हुए हिना अपने कमरे में चली गई। अमिता जी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। उधर अपने बिस्तर पर लेटी हुई हिना समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यह साहिल वर्मा है किस तरह के इंसान। पहले तो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया और उसके बाद मेरा ध्यान रखते हुए ऑफिस की गाड़ी से मुझे घर ड्रॉप करवाया। इधर घर पर आने के बाद साहिल वर्मा भी हिना के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसी समय हरीश वर्मा उसके कमरे में आए और बोले, अरे वाह, आज तो हमारे बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट है, बात क्या है? अरे कुछ नहीं पापा, आज ऑफिस में एक लड़की आई थी, आपका विजिटिंग कार्ड दिखा रही थी, कह रही थी कि आपने उसे ऑफिस आने को कहा था। तो हरीश वर्मा सोच में पड़ गए कि ऐसी कौन सी लड़की आई होगी, मैंने जिसे विजिटिंग कार्ड दिया था। वह दिखने में कैसी थी बेटा? हरीश जी ने पूछा तो साहिल बोला, आम लड़कियों की तरह, उसने सलवार सूट पहना हुआ था। अच्छा, अब याद आया, उस दिन मैंने बताया था ना, मेरी कार के सामने एक लड़की आ गई थी और बाल बाल बची थी। मेरे ख्याल से यह वही लड़की है, लेकिन बहुत अच्छी लड़की है और खुददार भी। कहीं इंटरव्यू देने जा रही थी, तब उसकी मेरी कार से टक्कर लग गई थी और वह कीचड़ में गिर गई थी। उसकी जगह कोई और होता तो मुझसे पैसे ऐंठने के लिए एफआईआर करवाने की धमकी दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो तुमने क्या कहा? बड़ी उम्मीद लेकर आई होगी, हरीश जी ने पूछा। साहिल ने कहा, अरे पापा, वह लड़की तो मुझे बड़ी बेवकूफ लगी। पूरे 3 घंटे मेरे केबिन के बाहर बैठकर आपका इंतजार किया। एक बार फिर उसने किसी से पूछा तक नहीं कि केबिन किसका है, और उसके बाद जब अंदर आई तो मुझसे बात करते हुए भी उसकी आवाज और हाथ कांप रहे थे। नहीं बेटा, वह लड़की बेवकूफ नहीं है। हाँ, कभी कभी हालात जरूर एक इंसान को बेवकूफ बना देते हैं। यह सुनकर साहिल सोच में पड़ गया। अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसके कानों में अभी तक अपने पिता द्वारा कहे हुए शब्द सुनाई दे रहे थे कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि एक इंसान को बेवकूफ बना देती हैं
हो सकता है कि पापा की बात सही हो, उसे एक बार मौका जरूर देना चाहिए। सोचते हुए साहिल ने उसका रिज्यूम निकाला और अपनी सेक्रेटरी को बुलाया। उसने हिना को रिज्यूम देकर कहा कि इसमें दिए गए नंबर पर फोन करो और इस लड़की को कॉल करके आने को कहो। इधर जैसे ही हिना के पास फोन आया कि उसे अगले दिन ऑफिस बुलाया गया है, तो हिना को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उत्साहित होते हुए रसोई में खाना बनाती अपनी माँ के पास ढूंढती हुई गई और माँ के गले लग गई। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप यकीन नहीं करेंगे। पता है अभी अभी मेरे पास किसका फोन आया था? अरे बेटी, अब पहेलियां मत बुझाओ, बता भी दो किसका फोन था। अरे माँ, मुझे कल वर्मा इंडस्ट्रीज में बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। सच? तो यह तो बड़ी खुशी की बात है। अंजना जी की आंखों में एक चमक सी आ गई और फिर बोली, अच्छा बेटा, कल क्या पहनकर जाना है वह अभी से निकाल कर रख दे, नहीं तो हमेशा पूरे समय पर तू अपनी ड्रेस को लेकर कंफ्यूज हो जाती है। और आज समय से सो जाना। इंटरव्यू की चिंता में अगली सुबह हिना को नींद जल्दी खुल गई और फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आया था। अपनी ड्रेस को लेकर उसका कंफ्यूजन हो गया। फिर उसने खूबसूरत सी टॉप और जीन्स निकाली और एक ऑफिस गर्ल की तरह तैयार हो गई। तभी उसकी माँ अमिता जी कमरे में आई और बोली, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। पता है बिटिया, तेरे पापा का ही सपना था कि उनकी बेटी एक दिन अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। आज अगर वो होते तो बहुत खुश होते। और फिर बोली, मैं भी ना, क्या बातें लेकर बैठ गई। अब जल्दी कर, तुझे देर ना हो जाए। आज जैसे ही हिना ऑफिस पहुंची तो उसे किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ा। वह सीधे मिस्टर साहिल वर्मा के केबिन तक पहुंच गई और वहां बैठकर इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में उसे अंदर बुला लिया गया। सामने देखा तो साहिल वर्मा के साथ वहां पर 4 लोग और बैठे थे, जिनमें से एक मिस्टर हरीश वर्मा भी थे। हिना ने सिर झुकाकर सभी का अभिवादन किया। सब ने बारी बारी से अपने सवाल पूछे और हिना ने बड़े आत्मविश्वास के साथ उनके सभी सवालों का जवाब दिया। फिर हरीश जी ने उसे बाहर इंतजार करने को कहा। थोड़ी देर के बाद मिस्टर हरीश वर्मा बाहर आए। तभी हिना ने उठकर उनके चरण स्पर्श किए तो उसे आशीर्वाद देते हुए हरीश जी बोले, बेटी, तुम्हें जल्दी ही फोन करके जानकारी दे दी जाएगी और मुझे विश्वास है कि जब तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करोगी तो इसे बहुत ऊंचाई पर ले जाओगी। शुक्रिया कहकर जैसे ही हिना बाहर निकलने लगी तो हरीश जी ने ड्राइवर को बुलाया और हिना को उसके घर छोड़ने के लिए कहा। इधर मिस्टर साहिल वर्मा आज उनके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हो चुके थे। ना चाहते हुए भी वे बार बार हिना के बारे में सोच रहे थे। फिर खुद से ही बोल उठे, आखिर मैं हिना को इतना पसंद क्यों करने लगा हूँ। लेकिन अगले ही मन बोले, नहीं, अब मेरी जिंदगी में किसी लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। एक बार प्यार में धोखा खाने के बाद मैं फिर से इस मुसीबत में नहीं पड़ सकता। दरअसल करीब 3 साल पहले साहिल को एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था। धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। साहिल ने सोच लिया था कि वह शादी करेगा तो सिर्फ उसी लड़की से। लेकिन एक दिन साहिल के गहरे मित्र ने उसे जो कुछ बताया, साहिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। और जब उसने सब कुछ पता करवाया तो मालूम पड़ा कि वह लड़की तो पहले से ही शादीशुदा थी और केवल दौलत के लिए उससे प्यार का ढोंग कर रही थी। उस दिन के बाद से उसका प्यार से विश्वास उठ गया और उसने कसम खा ली कि अब उसकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी जो उसकी भावनाओं के साथ खेल सके। परंतु आज न जाने क्यों उसे फिर से प्यार का एहसास होने लगा था। अगली सुबह जब साहिल वर्मा सुबह की सैर करके घर वापस लौटे तो मिस्टर हरीश वर्मा उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर बोले, तो बेटा, क्या सोचा तुमने? किस बारे में पापा? अरे बेटा, तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए कल जो इंटरव्यू लिया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अपनी जिंदगी के पिछले अनुभवों को देखते हुए साहिल हिना से दूर ही रहना चाहता था। इसलिए बोला, मुझे तो लगता है पहले वाली पर्सनल सेक्रेटरी ही ठीक है। लेकिन बेटा,
मुझे तो हिना इस पोस्ट के लिए बहुत सही लगी, और यह मैं उसकी क्वालिफिकेशन के बल पर नहीं, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि वह लड़की बाकी लोगों से बहुत अलग है, और बाकी लोगों से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली भी। ठीक है पापा, बाकी सभी से पूछकर आपको बताता हूँ। ऑफिस पहुंचकर जब साहिल ने सब लोगों की राय जाननी चाहिए, तो सभी ने हिना का ही नाम लिया। अब साहिल के पास उसे सिलेक्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने अपने पिता को फोन करके अपना फैसला बता दिया। सुबह के करीब 10 बज रहे थे जब हिना का मोबाइल बज उठा, लेकिन वह अभी तक सो रही थी। रात भर ऑफिस के बारे में जो सोचती रही थी। बेटा, तेरे मोबाइल की बेल बज रही है और तू है कि निश्चिंत होकर आराम से सो रही है, अमिता जी ने कहा। लेकिन वहीं तो गहरी नींद में थी, तो आखिरकार अमिता जी को ही फोन उठाना पड़ा। लेकिन जैसे ही फोन उठाया तो दूसरी ओर से मिस्टर वर्मा की आवाज आई। मैं वर्मा इंडस्ट्रीज से बोल रहा हूँ, हरीश वर्मा। जी नमस्ते सर, मैं हिना की माँ बोल रही हूँ। नमस्ते, क्या मैं हिना से बात कर सकता हूँ? जी, बुलाती हूँ। अमिता जी फिर से कमरे में आई और हिना के मुंह पर पानी की कुछ बूंदें डाली, तो हिना उसी समय नींद से जाग गई। मिस्टर वर्मा का फोन है, अमिता जी ने धीरे से कहा। तो हिना ने अपनी माँ के हाथ से फोन लेते हुए कहा, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं हिना बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा, तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया था कि कल से ही तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच सर, मैं कल समय पर आ जाऊंगी। इतना कहकर हिना ने फोन रख दिया। उधर मिस्टर हरीश वर्मा से बात करने के बाद अमिता जी कुछ परेशान सी हो गई, क्योंकि उन्हें आवाज बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी। अरे माँ, आप किस चिंता में डूबी हैं? अब सारी चिंताओं को छोड़कर बस आराम कीजिए। अब आपकी बेटी को नौकरी मिल गई है, हिना ने कहा। तो अमिता जी बोली, यह तो बहुत अच्छा हुआ बेटा। तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैं जैसे तैसे सिलाई करके इस घर का खर्चा चला रही थी, लेकिन अब आंखें कमजोर हो जाने के कारण मैं ये काम भी नहीं कर पाती। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे नौकरी मिल गई। अब हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन माँ, मुझे मिस्टर साहिल वर्मा का पर्सनल सेक्रेटरी की जो पोस्ट मिली है, और उनका व्यवहार मुझे बहुत अजीब सा लगता है। एक नंबर का अकड़ू इंसान है। नहीं बेटा, एक या दो मुलाकातों में हम किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बना सकते। वहां काम करोगी तो उन सब लोगों को जान और पहचान पाओगी। किसी के साथ सामंजस्य बैठाने में कुछ समय तो लगता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कुछ समय में तुम सब संभाल लोगी। तभी हिना अपनी माँ की गोद में सर रखकर आराम से सो गई। लेकिन अमिता जी अभी तक मिस्टर हरीश वर्मा के बारे में ही सोच रही थी। मैं आवाज उन्हें जानी पहचानी सी लग रही थी। फिर बैठे बैठे अचानक ही बोल पड़ी, नहीं नहीं, यह वह हरीश नहीं हो सकते। कहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखने वाले हरीश, और कहाँ वर्मा इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर हरीश वर्मा। सोचते सोचते अपने अतीत की सुनहरी यादों में खो गई। एक समय था जब वह कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज में एक मध्यम वर्गीय परिवार का साधारण सा लड़का हरीश पढ़ा करता था। देखने में ठीक ठाक था, परंतु स्वभाव का बहुत ही शांत और मधुर था। धीरे धीरे अमिता उसकी ओर आकर्षित हो गई, और वह भी अमिता की खूबसूरती और सरलता पर मर मिटा था। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। परंतु जैसे ही अमिता के घर वालों को इस बात की भनक लगी, तो उसके पिता ने उसकी जिंदगी के बारे में ऐसा फैसला लिया जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी। पूरे 10 दिन के बाद अमिता की शादी किसी और लड़के सूरज के साथ तय कर दी गई। वैसे तो सूरज अच्छे परिवार से संबंध रखता था, लेकिन उसमें शराब पीने और जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत थी। जब तक अमिता को इस बात की खबर हुई, तब तक वह एक बेटी की मां बन चुकी थी। धीरे धीरे सूरज ने जुए में अपना सब कुछ गंवा दिया, और शादी के 10 वर्ष बाद ही शराब के नशे में एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। अमिता जी का सब कुछ उजड़ गया। ससुराल वालों ने भी उनकी कोई मदद नहीं की,
और जब मायके से उनके भाई ने पैसों से उनकी मदद करना चाही तो भाभी ने रोक दिया। अमिता जी पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर अपनी बेटी की खातिर उन्होंने स्वयं को संभाला और जैसे तैसे अपनी जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर लेकर आई। पुरानी बातें याद करते करते अमिता जी की आंखों में आंसू आ गए। शाम के समय जब हिना सोकर उठी तो माँ की अलमारी खोलकर उसमें से कपड़े देखने लगी। क्या हुआ बेटी, क्या ढूंढ रही हो? अंजना जी ने पूछा। अरे माँ, मैं सोच रही थी कि कल ऑफिस का पहला दिन है, तो क्यों ना साड़ी पहनकर जाऊं। यह सुनकर अमिता जी हैरानी से बोली, क्या तुझे साड़ी पहननी आती है? और पहन भी लेगी तो संभालेगी कैसे? कहते हुए अमिता जी हंसने लगी। हिना बोली, माँ, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ, तो साड़ी कैसे पहनते हैं वह आप मुझे सिखाएंगे? अच्छा बाबा, ठीक है। अगले दिन हिना एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर तैयार हो गई। अमिता जी बड़े ध्यान से उस साड़ी को देखने लगी, क्योंकि यह वही साड़ी थी जो आज से 27 वर्ष पहले हरीश ने उन्हें खरीद कर दी थी। तभी बाहर से गाड़ी का हॉर्न बजा। ऑफिस की गाड़ी हिना को लेने के लिए आ चुकी थी। समय से 25 मिनट पहले ही हिना ऑफिस पहुंच गई और साहिल वर्मा की पर्सनल सेक्रेटरी ने उसे सब काम समझाते हुए यह भी बता दिया कि मिस्टर साहिल वर्मा काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं करते। पूरे 10 बजे साहिल वर्मा ने उसे अपने केबिन में बुलाया। जैसे ही हिना अंदर आई, साहिल वर्मा तो उसे देखते ही रह गए। साड़ी पहने वह गजब की खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर कोई भी आम इंसान मंत्रमुग्ध हो सकता था। वे भूल ही चुके थे कि उन्होंने हिना को किसी काम से बुलाया था। थोड़ी देर के लिए एकदम सन्नाटा छा गया। तभी उस सन्नाटे को तोड़ते हुए हिना बोली, आपने बुलाया सर? तभी साहिल वर्मा ठिठक कर बोले, हाँ प्लीज बैठें। मुझे उम्मीद है कि आपने सारा काम समझ लिया होगा। जी सर, हिना ने कहा। तो साहिल बोला, अगर कुछ भी क्लियर ना हो तो पूछ लेना, बस कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके सर, कहकर हिना अपने काम में मशगूल हो गई। बड़े ध्यान से सोच समझकर सारा काम करने लगी। थोड़ी देर में चपरासी 2 कप कॉफी लेकर आया। साहिल वर्मा अपनी कॉफी कब से खत्म कर चुके थे, लेकिन हिना पूरी लगन के साथ अपने काम में इस कदर जुटी हुई थी कि कॉफी पीना ही भूल गई। सारा काम वह बहुत ही कुशलता पूर्वक करती जा रही थी, परंतु उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी साहिल वर्मा बोले, मैडम अपनी कॉफी पी लीजिए, काम तो होता रहेगा और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। जी सर, कहते हुए हिना फिर से अपना काम करने लगी। शाम के समय जब हिना ऑफिस जाने के लिए निकली, तभी मिस्टर हरीश वर्मा उनके पास आए। कैसा रहा आज का दिन? जी बहुत अच्छा, हिना ने कहा। तो हरीश वर्मा बोले, साहिल तो तुम्हारे काम की बहुत तारीफ कर रहा था। अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो बेझिझक मुझे कहना। जी बिल्कुल, हिना ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। दिन यूं ही बीतने लगे और हर बीतते दिन के साथ साहिल वर्मा उसे और अधिक प्रभावित होता गया। उसकी सादगी, शालीनता, विनम्रता और सरल स्वभाव उन्हें इसकी ओर आकर्षित करता रहा। हिना बाकी लड़कियों से बहुत अलग है। आज हिना को ऑफिस में काम करते हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। एक शाम अपना काम निपटाकर जब हिना साहिल वर्मा के केबिन में फाइल लेकर पहुंची, तो साहिल वर्मा ने अपने दिल की बात उनसे कह दी। हिना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही साहिल ने यह बात कही तो हिना सहम गई और बिना कोई जवाब दिए वहां से उठकर चली गई। हिना की प्रतिक्रिया देखकर साहिल भी कुछ परेशानी में पड़ गया। कहीं उसने हिना की भावनाओं को तो आहत नहीं कर दिया। अब उसका भी मन काम में नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद में जब ऑफिस से घर आया तो उसे गुमसुम देखकर नीता जी को बहुत चिंता होने लगी। माँ के सामने तो साहिल ने बहाना बना दिया कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन हरीश वर्मा जी उसे इस तरह मायूस देखकर समझ गए कि बात कुछ और ही है। उधर हिना भी घर पर जाकर तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर लेट गई। अमिता जी को हिना का व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। वह ना तो कुछ बोल रही थी और जब अमिता जी खाना लेकर आई तो खाने से भी इनकार कर दिया।
बहुत पूछने पर हिना ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया कि कैसे साहिल वर्मा ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया और वह बिना कुछ बोले वहां से आ गई। अमिता जी ने कहा, बिल्कुल ठीक किया। शादी विवाह के मामले में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। फिर कुछ सोचने के बाद हिना बोली, लेकिन माँ, मुझे लगता है कि वे दिल के बुरे नहीं हैं। नहीं तो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज के इकलौते मालिक हैं, उन्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे ही चुना, क्योंकि वह इंसान के स्टेटस से नहीं बल्कि उसके गुणों की परख रखते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन सोच समझकर ही फैसला करना। अमिता जी इतना कहकर रसोई घर में चाय बनाने चली गई। काफी देर सोचने विचारने के बाद हिना एक फैसले पर पहुंच गई और उसने अपना फोन उठाकर साहिल वर्मा के नंबर पर एक मैसेज भेजा, जिसमें लिखा था, मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ। मेरा जवाब हाँ है। संयोग से उसी समय साहिल का मोबाइल हरीश वर्मा के पास रखा था। जैसे ही उन्होंने हिना का यह मैसेज पढ़ा, उन्हें समझते देर न लगी कि यह मामला प्यार का है। उन्होंने हिना को फोन लगाया और कहा, हिना बेटी, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। अनीता जी जल्दी से घर की हालत ठीक करने में जुट गई। तब तक हिना भी चाय के साथ परोसने के लिए स्नैक्स बनाने की तैयारी कर चुकी थी। करीब आधे घंटे बाद दरवाजे की बेल बजी। हिना ने दरवाजा खोला तो सामने हरीश वर्मा जी खड़े थे। उसने झुककर उनके पैर छुए तो मिस्टर वर्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर अपनी माँ से मिलवाते हुए हिना बोली, सर, यह मेरी माँ है। जी नमस्ते, कहते हुए जैसे ही अमिता जी ने उन्हें गौर से देखा तो हैरान रह गई। और उधर हरीश वर्मा जी अमिता जी से जैसे ही सामना हुआ, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। एकाएक ही अतीत के दृश्य उनके सामने घूमने लगे। जब अमिता के पिता ने उन्हें शरेआम दुत्कारते हुए कहा था कि मैं अपनी बेटी का हाथ ऐसे लड़के के हाथ में बिल्कुल नहीं दूंगा जो उसके काबिल ना हो, पैरों की धूल को माथे पर कैसे लगा सकता हूँ। हरीश जी को इस तरह चुपचाप बैठे देख अमिता जी बोले, आप क्या सोच रहे हैं? तभी हरीश वर्मा बोले, अमिता जी, हमारे बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब उनकी खुशी केवल आपके हाथों में है। मैं नहीं चाहता कि जो बरसों पहले हुआ था वही अब दोहराया जाए। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द दोनों बच्चों का विवाह की अटूट बंधन में बांध दिया जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार वाले इस रिश्ते के विरोध में खड़े हो जाएं। इसलिए शादी के बाद ही उन्हें इस बारे में खबर करना बेहतर रहेगा। उसी समय हिना भी चाय के साथ स्नैक्स और मिठाई लेकर आ गई तो हरीश जी उसका मुंह मीठा करते हुए बोले, बेटा, अब जल्दी से तुम हमारे घर आ जाओ, फिर हम बाप बेटी एक साथ बैठकर बिजनेस मीटिंग्स करेंगे। यह बात सुनकर हिना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। करीब 3 दिन बाद हिना और साहिल की शादी बिल्कुल सरल तरीके से करवा दी गई। आज अमिता जी के लिए एक एक पल बहुत भारी हो रहा था। एक बेटी ही तो थी उसका सहारा, जिसके साथ वह अपना सुख दुख बांट सकती थी। आज वह भी अपने घर चली जाएगी। यह सोचकर ही उनका हृदय अंदर से कांपने लगा था। अपना ख्याल रखना माँ, विदाई के समय नम आंखों से हिना ने कहा तो अमिता जी अपने आंसुओं को बहने से रोक ना सकी। लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि उनकी बेटी बहुत अच्छे घर में जा रही है, जहां उसे भरपूर प्यार और सम्मान मिलेगा। सुनियोजित तरीके से शादी संपन्न हो जाने के बाद अमिता जी ने अपने परिवार के लोगों को यह सूचना दे दी और यह बात भी बता दी कि 2 दिन बाद रिसेप्शन की पार्टी है। लेकिन रिसेप्शन के दिन को वह ये देखकर हैरान थी कि पैसा लोगों के विचारों को किस कदर प्रभावित करता है, क्योंकि उनकी जो मायके वाले आज से 27 वर्ष पहले उनकी शादी के सख्त खिलाफ थे, आज वो उस जोड़ी को देखकर बेहद खुश थे। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।